तो आपका स्वागत है हमारे बायोलॉजी स्टेटमेंट की वीडियो में, जिसमें हम बताने वाले धातु क्या होती हैं, धातु के बारे में पढ़ते हैं। धातु क्या होती है? धातु क्या होती है भाई? धातु होती है जो धनायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज बनाती है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा चार्ज बन चुका है पॉजिटिव धातु का, तो धनायन बनाती है। ये आघात वजन होते हैं, मतलब आपसे तोड़ोगे, हथौड़े से पीटोगे तो क्या होगा? हथौड़े से पीटने पर ये पतली हो जाएगी, पर टूटेगी नहीं। जबकि धातु का भंगुर है। भंगुर मतलब क्या होता है? भंगुर मतलब ये होता है कि धातु जो होती है वो तुम्हें टूट जाएगी जल्दी। धातु की चमक, धातु की चमक मतलब क्या होता है कि एक शाइनिंग है जिससे चमकती है। ये आप इसे गर्म करो, इलेक्ट्रिसिटी तो तुरंत क्या होगी? उसमें रिएक्ट करेगी। अब धातु में क्या होता है? अब धातु में ये होता है कि आप धातु में फ्लो कर रही है इलेक्ट्रिसिटी और आप टच करोगे तो आपको क्या होगा? करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि धातु क्या कर रही है? उसके धातु ईजिली पास करेगी इलेक्ट्रॉनों को। अगर धातु में पास होंगे इलेक्ट्रॉन ईजिली तो क्या होगा? धातु अच्छा क्या होगा? उसको सुचालक हो जाएगी। अब एक डायग्राम है, देखिए एक डायग्राम है जिसमें एक स्टैंड है, नीचे बेस है, धातु का तार है। अब इसे गर्म करो। धातु को गर्म करने में क्या होगा कि गर्म होगा। क्योंकि इसे उष्णा पड़ेगी, हीट मिलेगी। हीट मिलने से क्या होगा कि धातु गर्म होगी। अगर धातु गर्म होगी तो तार पतला होगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। अगर रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टिविटी कम से क्या होगा? करंट का इफेक्ट बढ़ जाएगा। रेजिस्टिविटी कम हुई, करंट का इफेक्ट बढ़ा, जिससे क्या होगा? धातु का तो पतला हो जाएगा। ठीक है। धातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं? वायु की, अब धातु को जलाओगे तो कॉपर की रबड़ को आग में जला, मतलब कॉपर की रबड़ को एक खुले वातावरण में जलाओगे तो क्या होगा? वो कॉपर ऑक्साइड बनाएगी, जलेगी और जलने पर धुआं देगी तो क्या होगा? वो कॉपर के ऑक्साइड बन गए। क्यों? पहले कॉपर था अपनी प्योर फॉर्म में, बट जैसे कॉपर वायु की उपस्थिति में आया और उसे जलाया गया तो वायु ने क्या किया? रिएक्ट करना शुरू किया, जिससे क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड क्या करता है कि ये जल रहा है और धुआं दे रहा है। ठीक है। इसके अलावा जल में घुलनशील होते हैं। अगर ये जल में घुलनशील है तो कैसा होगा? आप देखो, अब ये सोडियम है, सोडियम को वाटर में मिला दो, क्या बन जाएगा? NaOH। क्यों? क्योंकि ये सोडियम वाटर का घुलने की पावर रखता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। बट यहाँ लोगों को पोटेशियम तो ये पॉजिटिव रखता है नहीं है। कैसे? क्योंकि जो सोडियम है वो वाटर के हाइड्रोक्साइड यानी कि वाटर के आयन बनाएगा, यानी वाटर के अपने खुद के OH आयन बनाएगा वाटर के साथ मिलकर। ठीक है। जबकि पोटेशियम ये मर, अब यहाँ देखो डायग्राम में तुम देख लो भी, दो सोडियम के मोलिक्यूल H के साथ मिल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? एक सोडियम ऑक्साइड में भले ही एक ऑक्सीजन सोडियम का है, बट दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है कि दो तो एक और H तो वाटर के मिल रहे हैं। तो अगर कोई भी धातु वाटर के हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके अपना प्रोडक्ट बना दे तो क्या कर रही है? वायु की उपस्थिति में अपना को रिएक्ट करा रही है। ठीक है। कंडीशन ये बनती है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें पोटेशियम ऑक्साइड की, तो K2O आपको देखा पोटेशियम ऑक्साइड। ये पोटेशियम ऑक्साइड के साथ क्या है? H2O यानी कि वाटर है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, तो क्या बन रहा है? KOH। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई साहब ये हाइड्रोजन के ऑक्साइड क्यों नहीं है? समझते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि K2O में क्या है? हाँ मम्मी गेट बंद। K2O में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है भाई? K2O के पास केवल पोटेशियम के ऑक्सीजन ने पार्टिसिपेट करा कि हाइड्रोजन, ना कि H2O का ऑक्सीजन ने। भाई जब जल का ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं करा तो वाटर का ऑक्साइड कैसे बना सकता है? तो इसमें केवल किसका ऑक्साइड है? पोटेशियम। क्योंकि K2 में क्या आप देख रहे हो कि एक साथ दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और उसे ऑक्सीजन ने खींचा है। बट खींचने के इसमें क्या हो रहा है कि इस वाटर की तरफ से कोई OH का मोलिक्यूल नहीं जुड़ा, बट पोटेशियम ने एक इसको खींचा, यानी कि पोटेशियम अपना चार्ज ज़्यादा के खींच रहा है बट H जा रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इस हाइड्रोजन के, इस वाटर के OH बाहर नहीं जा रहे, बल्कि इस पोटेशियम का ऑक्सीजन ही मिलकर KOH बना रहा है, बाकी H2O हो रहा है। और मैं इस कंडीशन में क्या बोला था कि अगर कोई भी धातु जल से अभिक्रिया कर रहा है तो उस कंडीशन में वाटर के हाइड्रोक्साइड आयन भी मिलेंगे, क्योंकि वाटर के हाइड्रोक्साइड आयन मिलाकर ही उसमें वाटर का फॉर्मेशन, हम उसे बोलेंगे वाटर में घुल रहा है। बट पोटेशियम के केस में क्या हो रहा है? पोटेशियम के केस में केवल एक ऑक्सीजन पोटेशियम का है जो H को खींच रहा है, यानी कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन को खींच पा रहा है जल के। तो जल क्या हो रहा है? पोटेशियम ऑक्साइड से वीक पड़ता जा रहा है। ठीक है। तो KOH बना रहा है। अब धातु की वायु की क्या को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जंग लगता रहा तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, आग लगेगी, दिक्कत होगी। तो इससे रोकने के लिए लगाते हैं तेल, केरोसिन का। अब तेल लगाने से क्या होता है? अगर आप कोई पेंट करते हो तो लगाते हो तो इससे क्या होता है? अगर आपका लोहा गल रहा है तो आपने पेंट किया, क्यों पेंट किया? क्योंकि जो लेयर बनी थी ऑक्सीजन की वो क्यों बनी थी? क्योंकि वो कंटिन्यूसली लेयर बनाने के लिए हर ऑक्सीजन मोलिक्यूल बैंड कर रहा था। बट जैसे आप ऑक्सीजन मोलिक्यूल रोकोगे तो वो दूसरे मोलिक्यूल बनने नहीं देगा, यानी कि आपने एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल बनते ही एक जंग लगती रोक लिया, थोड़ा जंग लगती, अब वो दूसरे को ऐड नहीं होने देगा। इसी केस में अगर हम कोई भी धातु जो वायु से ऐड करके गर्म हो रही है, जल रही है, कोई नुकसान हो रहा है, तो हम उससे रोकने क्या कर सकते हैं कि इस केस में हम उसे केरोसिन का तेल लगाएंगे। तेल लगाने से क्या होगा कि वो चीज़ ऑटोमेटिकली अपनी वजह से रोक देगी, जिससे क्या होगा कि वो वहाँ आग नहीं लगेगी और वो धातु जल्दी रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है। अब क्या होता है?
जल से अभिक्रिया करा दो। अब कुछ धातु जल से अभिक्रिया करते हैं, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम क्या है, ठोस है, कैल्शियम वो ठोस होता है, ये वायु से रिएक्ट करता है। अब कैल्शियम गैस में क्या हो रहा है कि कैल्शियम के साथ दो जल के मोलिक्यूल जुड़े हुए हैं। अब ये कैल्शियम जल से क्यों मिल पा रहा है, क्योंकि कैल्शियम के पास केवल सिंगल कैल्शियम है, बट इसको पूरा होने के लिए क्या चाहिए, वाटर। वाटर ऐड होगा, यानी कि वाटर का पार्टिसिपेशन बढ़ गया, तो वाटर में ये क्या हो रहा है, घुल के क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन। क्योंकि वाटर की क्वालिटी क्या है कि सबको मिला के OH में कन्वर्ट करता है, यानी कि एसिडिक को खत्म करके बेसिक में बदल रही है। यानी वाटर की रिएक्टिविटी क्या कर रही है, वाटर क्या कर रहा है कि हर धातु को अपने आप में मिला के किस में कन्वर्ट कर रहा है, बेस में, ना कि एसिड में। अब बेस में कन्वर्ट करते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और गैस निकाले, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकली क्योंकि एसिड है। ठीक है भैया। अभी ये देख लिया आप रिएक्शन, धातु के अम्ल से क्या करने का, तो धातु के अम्ल से क्या कर दो, लवण और क्या निकलेगी, गैस निकलेगी। क्योंकि धातु क्या कर रहा है, धातु गैस ही निकाल रहा है और सोल्ट बना रहा है, क्योंकि धातु क्या कर रहा है, अपने हाइड्रोक्साइड आयन बना रहा है जो सोल्ट के फॉर्म में मिल रहे हैं। अब पढ़ते जाओ तो हाइड्रोजन गैस निकालता है, इसके लिए आप पढ़ोगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसमें आप ZnCl और Mg का एक वो पढ़ोगे, जिसमें जो एटम ऊपर वाले, जो एटम अपर पोजीशन पे हैं, वो नीचे वाले पोजीशन को क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि तनु अम्ल क्या होती है, जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3। अब अगर देखें तो ये कॉपर से रिएक्ट नहीं करा, क्यों, क्योंकि जो HNO3 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉपर की रिएक्शन में, क्योंकि जो HNO3 इसके पास क्या बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है HCl की तुलना में। अगर ये नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा तो ये HCl को रिप्लेस कर देगा। तो कॉपर अगर HCl से रिएक्ट करने की कोशिश करे तो बीच में क्या आ जाएगा, HNO3। जिस कारण अगर कॉपर की HCl से रिएक्शन करा दें तो क्या होगा, इस HCl को रिप्लेस करने के लिए क्या जाएगा, HNO3, जिस कारण हम ये बोलेंगे कि जो HCl है ये कॉपर से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है। अब अगर ये HCl HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक है तो ये NO2 N2O को अपचित भी कराने की बाहर भी निकाल रहा है और आयन बढ़ाया जा रहा है। अब ऑक्सीकार मतलब क्या कि अपने आयन बढ़ाया जा रहा है और दूसरों को निकालते जा रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या हो, जिसका आपने एग्जाम्पल देखो, Mg Al Zn और Fe, यहाँ पे कोई एटम दे रखे हैं। अब मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी। अब पहले मैग्नीशियम आया रासायनिक श्रेणी में, फिर Al आया, फिर Zn, फिर Fe आया, वो वैद्युत रासायनिक श्रेणी हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब देखो नाइट्रिक एसिड को मैंने पूरे घुमा दिया 360 डिग्री पर, कैसे कैसे काम कर रहा है। मैंने नाइट्रिक एसिड को पहले गर्म किया तो मैंने इससे H+ और NO3 बाहर निकाल लिया। अगर मैं चाहूँ तो इस H+ को किसी भी OH- आयन से रिएक्ट करके H2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कि अभी क्या कर रहा है, या तो ये टूट के NO3 को बाहर निकाला, तो NO3 क्या हो रहा है, बाहर निकला तो रिड्यूसिंग नेचर का हो रहा है, यानी कि NO3 को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है। एक तो ये NO3 को रिप्लेस कर सकता है, इसके अलावा रिप्लेस करने के अलावा OH को जोड़ सकता है। अब अगर आप इसे रिएक्शन को 360 डिग्री पर घुमाओ किसी रिएक्शन, तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये रिएक्शन आपको 360 डिग्री पर घुमा के मैंने हर रिएक्शन समझा दे। अब इसमें मैंने क्या दिखाने की कोशिश करी, ये कॉपर है और कॉपर किससे रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहा है। अगर कॉपर तुम्हारा नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड, तो कॉपर नाइट्रेट CuNO3 वोल्टेज बन रहा है और H2 रिलीज हो रहा है। अब ये कॉपर नाइट्रेट रिप्लेस, अब सोचो कॉपर नाइट्रेट अगर एक टाइम पे टूटना चाहे तो टूट के क्या क्या बनाए, कॉपर और नाइट्रेट आयन। अब कॉपर और नाइट्रेट आयन में अगर ये हाइड्रोजन और नाइट्रेट आपस में मिल जाए, अगर कॉपर और नाइट्रेट आयन में अगर हाइड्रोजन और NO3 आयन फिर मिल जाए आपस में, तो ये क्या बन जाएंगे, HNO3। तो ये रिप्लेस भी कर रहे हैं प्लस ऐड भी कर रहे हैं, रिप्लेस भी कर रहे हैं प्लस उसको ऐड भी कर रहे हैं। तो इस कारण ये ऑक्सीडाइजिंग भी है और रिड्यूसिंग भी है, यानी कि ऑक्सीकारक भी और अपचायक भी है। तो आज तक की इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम बताएंगे आपको आगे की विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, धातु कैसे काम करते हैं, कुछ और टॉपिक बताएंगे। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।